हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे एक बहुत ही ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट के साथ और ये हमारा मॉक टेस्ट 11 है, मॉक टेस्ट 11। इस वीडियो के क्वेश्चनों का एक ज़बरदस्त सॉल्यूशन आपको देखने को मिलेगा। तो ये सभी मॉक टेस्ट यूपी पुलिस 2023 से रिलेटेड जो एग्ज़ाम होगा उसके लिए बहुत ही खतरनाक और रामबाण सिद्ध हो गए। तो आइए फ्रेंड्स, जबरदस्त क्वेश्चनों का सॉल्यूशन देखते हैं और जानते हैं कि इनके खतरनाक सॉल्यूशन कैसे होते हैं। ये मैं आपको सिखाने जा रहा हूं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ये जबरदस्त क्वेश्चन है आपके सामने। निवेश से संबंधित एक योजना में निवेश की राशि 8 वर्षों में 3 गुनी करने की घोषणा की गई। यदि उसी योजना के अंतर्गत आप अपनी राशि को 4 गुना करना चाहते हो तो आपको अपना निवेश कितने वर्षों के लिए करना होगा। देखिए, बहुत ही सिंपल से तरीके से कर सकते हैं और जबरदस्त तरीका है। क्वेश्चन की लैंग्वेज से ही क्वेश्चन देखिए आपके सामने फिनिश होगा। तो आइए देखते हैं कैसे क्वेश्चन में बताया गया है। जो निवेश की राशि है 8 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है। देखिए, 8 वर्षों में 3 गुनी, ये साधारण ब्याज से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो 8 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा 1 से 3 गुना हो रही है। ये 3 गुने का अर्थ है 1 से 3 गुना, मतलब 2 का ब्याज बनता है इस पे। कितने वर्षों में? 8 वर्षों में। तो लिख लेंगे 8 वर्षों में 2 का ब्याज बनता है। यदि उसी योजना के अंतर्गत आप अपनी राशि को, अब देखिए इक्वल टू इक्वल हो गया। अब दूसरी कंडीशन इधर चलेगी, आप अपनी राशि को 4 गुना करना चाहते हैं। 4 गुने का मतलब हो गया 1 से 4 करना चाहते हैं तो मतलब 3 का ब्याज लगेगा। तो देखिए यहां पर कितने वर्षों में, तो आपको अपना निवेश कितने वर्षों के लिए करना होगा। देखिए नीचे यहां पर हम समय लिखते हैं, कितने वर्षों में 3 का ब्याज बनेगा। तो देखिए सिंपल सी फॉर्मेट बन गया है, इक्वल टू इक्वल। कोई धनराशि 8 वर्षों में 3 गुना, मतलब 8 वर्षों में 2 का ब्याज लग गया। फिर कितने वर्षों में वह 4 गुना होगी। 4 गुना 1 से 4 तो 3 का ब्याज होगा। कितने वर्षों में? तो देखिए यहां से मेरा क्वेश्चन फिनिश हो गया। 2 चौक 8 और 3 चौक 12, तो 12 वर्षों में हो जाता है। समय आ गया 12 वर्ष और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन चुका है, 12 वर्ष। ऑप्शन डी हमारे क्वेश्चन का आंसर है, 12 वर्ष। तो देखिए फ्रेंड, बहुत इजी तरीके से आप क्वेश्चनों का सॉल्यूशन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी बड़े ही जबरदस्त और खतरनाक अंदाज से आपको पढ़ाया जाएगा। ये कंपाउंड इंटरेस्ट का जबरदस्त क्वेश्चन है, मीन्स चक्रवृद्धि ब्याज का। और इसमें आपसे पूछा गया है 30 माह के बाद मिश्रधन कितना होगा, मतलब मिश्रधन पूछा है, कंपाउंड। जबरदस्त सवाल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 2000 रुपए की राशि को चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया जाता है। 2000 रुपए की राशि को चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया जाता है। यदि ब्याज की दर 10% वार्षिक हो तो 30 माह के बाद मिश्रधन कितना होगा। जैसे कि आप जानते हो मिश्रधन होता क्या है। मिश्रधन आप सभी को मालूम होता है, मूलधन में चक्रवृद्धि ब्याज जोड़ दिया जाए तो वह मिश्रधन बन जाता है, मिश्रधन। तो सिंपल सा, कोई भी धन अपने आप में 100% होता है और यदि उसमें CI की प्रतिशत दर जोड़ दी जाए तो वो मिश्रधन बन जाता है। तो मैं यहाँ पर आपको इसी स्टाइल में कुछ करके दिखाता हूँ। बहुत इजी और बहुत ही जबरदस्त और खतरनाक और इजी तरीके से क्वेश्चन होगा। 30 माह में होता है 2.5 वर्ष, क्योंकि एक वर्ष में आपको पता है 12 महीने हो गए, तो 2 वर्ष में 24 माह हो गए और बचे हुए 6 वर्ष रह गए, मतलब 6 माह रह गए। देखो सिंपल सी बात है, एक वर्ष में 12 माह, तो 24 माह में 2 वर्ष और 6 माह में आधा वर्ष, मतलब 30 माह में हम 2.5 वर्ष कह सकते हैं। सिंपल सी बात। चलिए अब शुरू करते हैं। वार्षिक ब्याज दर 10%। देखो 2 वर्ष के लिए 10% की दर से होता है 21% चक्रवृद्धि ब्याज दर। 21% हो जाती है 10% की दर से 2 वर्षों की। कैसे होता है आपको पता है, 21% हो जाती है। मैंने यहाँ पर 21% लिखा है, 2 वर्ष की 21% हो जाती है। अब आधे वर्ष की दर भी निकालेंगे हम। देखिए आधे वर्ष की
आधे का 10% बना है, 2 पंजे 10, 5। तो प्लस में यहाँ पर 5 लिखूंगा और इसको सक्सेसिव मेथड से मैं इसको कंपाउंड इंटरेस्ट की ब्याज दर बनाऊंगा। तो 2 पंजे 10, 5। अब दोनों का मल्टीपल करेंगे यहाँ पर सक्सेसिव मेथड के अकॉर्डिंग, 21 पंजे 105 और 100 से इसको भाग करेंगे, 2 अंक छोड़कर दशमलव लग जाएगा और ये परसेंट का चिन्ह। अब देखिए बहुत ही आसानी से बन गया है ये। 21 और 5 26 और 1 27.05%। ये हो गई हमारी 2.5 वर्ष की कंपाउंड इंटरेस्ट। देखिए 2.5 वर्ष की प्रतिशत ब्याज दर बन गई है 27.05, बहुत ही जबरदस्त। और जैसे कि मिश्रधन पूछा है तो ये ब्याज हो गया, तो ब्याज में 100% मूलधन को जोड़े तो 127.05% हो जाता है मिश्रधन। मिश्रधन हो जाता है 127.05%। और ये हमें किस पर निकालना है? मूलधन राशि 2000 पर मुझे इसको निकालना है। तो हमारा यहाँ से अमाउंट आ जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब इसको हम कटिंग करते हैं। 2 अंक छोड़कर दशमलव से मैंने 2 जीरो और प्रतिशत का मैंने बटे में 100 किया और 20 पंजे 100 और 5 से मैं इसको डिवाइड करूंगा। 5 दूनी 10, 2 बचा, 5 पंजे 25, 2 5 चौक 20 और 5 कम 5। देखिए हमारे क्वेश्चन का आंसर आ चुका है 2541 रुपये हमारा मिश्रधन होगा, जो कि ऑप्शन सी हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। तो देखिए फ्रेंड बहुत ही आसानी से आप इस तरीके के हर क्वेश्चन कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 देखो। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही जबरदस्त और बेस्ट क्वेश्चन आपके सामने। इस क्वेश्चन को हम बहुत ही जबरदस्त टेक्निक से करेंगे। वैसे इस क्वेश्चन के कई सारे तरीके हैं, बट उन सभी में सबसे बेस्ट तरीका मैं आपको बताने वाला हूं, वो आपके सामने देखिए। ए तथा बी किसी कार्य को क्रम से 8 तथा 12 दिनों में कर लेते हैं। ए और बी किसी कार्य को 8 और 12 दिनों में कर लेते हैं। ए 8 दिनों में और बी 12 दिनों में कर लेता है। यदि मैं इनके रेशो को उल्टा करके लिखूंगा तो इनकी इफिशिएंसी का रेशो बन जाता है, कार्य क्षमता का रेशो बन जाता है। तो देखिए ऐसे ही करेंगे क्योंकि ये बेस्ट मेथड है। एलसीएम मेथड भी कर सकते हो आप इसके द्वारा, बट मैं आपको और ज्यादा बेस्ट तरीका बताऊंगा। देखो 4 दूनी 8 और 4 तिये 12। अब इनके रेशो को अगर मैं उल्टा करके लिखता हूं तो इनकी इफिशिएंसी यानी कार्य क्षमता का रेशो बन जाता है। 3 इधर लिखूंगा, ये ए की इफिशिएंसी आ जाएगी और 2 इधर लिखूंगा, ये बी की इफिशिएंसी आ जाएगी। मतलब ए कोई कार्य 1 दिन में 3 यूनिट करता है, बी करता है 1 दिन में 2 यूनिट, ये इफिशिएंसी का अर्थ होता है। तो अब मैं यहां से इसको बिल्कुल आसान बनाऊंगा आपके सामने। देखो जबरदस्त तरीके से ये इनकी कार्य करने की क्षमता है, मतलब इफिशिएंसी है। अब सी की कार्य क्षमता ए की 1.5 गुणी है। देखिए ए से 1.5 गुणी है तो यहां पर सी की इफिशिएंसी लिख दूंगा। 3 का 1.5 गुना होता है 4.5। आप देख सकते हो कैसे होता है। ए की इफिशिएंसी का 1.5 गुना मतलब 3/2 मतलब 9/2 मतलब हो गया 4.5। ऐसे डायरेक्ट, तो आपको डायरेक्ट लिखना 4.5। ये सी की इफिशिएंसी हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। तो तीनों एक साथ कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? तीनों। अब हम देखेंगे कि यहां पर वह कार्य हमारा कितना है। देखो कोई कार्य ए 8 दिन में करता है। जब 8 दिन में करता है तो 1 दिन में 3 यूनिट काम करेगा, तो 8 दिन में करेगा 3 × 24, टोटल वर्क 24 यूनिट है। इसी तरह हम बी के द्वारा देख सकते हैं। बी एक कार्य 12 दिन में करता है और 1 दिन में 2 यूनिट करता है, तो 12 दिनों में 12 दूनी 24 यूनिट हो जाएगा। इससे भी 12 दूनी 24, इससे भी 8 × 24, यानी कि हमें मालूम हो गया है टोटल वर्क 24 यूनिट है। तो मैं यहां पर लिख लेता हूं टोटल वर्क 24 यूनिट। अब इस टोटल वर्क को तीनों एक साथ कार्य को कितने दिन में करेंगे? तीनों। तो तीनों की इफिशिएंसी जोड़कर इससे भाग दे देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। 3 × 2 = 5 और 4.5, तो
9 यूनिट हो जाता है। तो 9.5 यूनिट को मैं लिख सकता हूँ 19/2, ऐसे लिख सकता हूँ 19/2 लिख सकता हूँ। जैसे 3.5 को हम लिख सकते हैं 7/2, ऐसे ही हम 4.5 को लिख सकते हैं हम 9/2, ऐसे ही 9.5 को लिख देते हैं। पता है आपको ये सब चीज़ें 19/2 हो गई। इन सभी की यूनिट 19/2 हो गई, 19/2 ऊपर जाएगा। अब इसको हल करेंगे, हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। देखिए 24 दूनी 48/19 और भाग करेंगे 19 दूनी 38, 10 बचेगा, ऊपर लिखेंगे बटे में 19। तो 2 से ही 10/19 दिनों में ऑप्शन बी हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा। तो बस आसानी से आपके सामने आ चुका है ये क्वेश्चन। तो 2 से ही 10/19 दिनों में वे तीनों मिलकर उस कार्य को कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम एक दूसरे मेथड से भी, एलसीएम मेथड से भी क्वेश्चन को करते हैं, बट ये थोड़ा स्टैंडर्ड है, बेस्ट है, अच्छा लगता है, इसलिए मैंने आपको ये तरीका बताया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसको आप चाहे जितना फास्ट कर सकते हो, बस थोड़ा सा मैंने इसलिए लिखा है कि आपके समझ में एक एक पॉइंट, एक एक अक्षर आ जाए थोड़ा सा, इसलिए जब आप समझ जाएंगे तो आप इनको सेकंडों में कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक व्यक्ति ने 2500 रुपये में 25 वस्तुएं बेची। लाभ हानि से रिलेटेड क्वेश्चन है ये, और उसे 10% की हानि हुई। देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल से, देखिए रुपए ऊपर लिखा जाता है और वस्तुओं की संख्या नीचे। जब कोई वस्तु खरीदी या बेची जाती है ना, तो रुपये की संख्या ऊपर और वस्तुओं की संख्या नीचे लिखते हैं। तो 2500 रुपये में 25 वस्तुएं बेची जाती है, लिख लेंगे 2500 रुपये में 25 वस्तुएं बेची जाती है, रुपये ऊपर वस्तु संख्या नीचे। 10% आने पर, इसका मतलब 90% में बेची जाती है। 100 में से घटाकर लिखेंगे 10 को, तो 90% में बेच दिया, इक्वल टू इक्वल हो गया, विक्रय बराबर विक्रय, बेच दी। 20% का लाभ कमाने के लिए, देखिए जैसे ही मैं इसको इधर से इसको ऐसे काटूंगा क्रय मूल्य हो जाएगा, और लाभ या हानि हमेशा क्रय मूल्य पर ज्ञात की जाती है। देखो अगर मैं विक्रय से विक्रय काटूंगा तो क्रय मूल्य आ जाएगा, और लाभ हानि क्रय मूल्य पर ज्ञात की जाती है। तो 20% का लाभ 100 में जोड़कर लिखेंगे 120% का लाभ लेने के लिए उसे 2400 रुपये में, इधर लिखेंगे जैसे ये लिखा मैंने 2500/25, तो 2400 रुपये में कितनी वस्तुएं बेचनी होगी, कितनी वस्तुएं बेचनी होगी। देखिए ये हो गया हमारा इक्वल टू इक्वल, और फिनिश हो जाएगा बिल्कुल खलास। देख लीजिए 30 चौका 120, 30 3 90, और जी 2 0 से मैंने 2 0 काटी, 25 से 25, और 4 6 24, और 6 3 18 बेची। तो कितनी वस्तुएं बेची उसने? 18। तो 2400 रुपये में उसने 18 वस्तुएं बेची। ऑप्शन सी हमारे क्वेश्चन का आंसर बन चुका है, जो कि बहुत ही खतरनाक है, आपके सामने आंसर आ चुका। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5 जबरदस्त तरीके से क्वेश्चन का सॉल्यूशन। मेन चीज आपके लिए है कि क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपके सामने बेस्ट होना चाहिए और आसान होना चाहिए, तभी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में टेस्ट को क्लियर कर पाएंगे। तो यही तरीका होता है हमारा कि हम आपको हर क्वेश्चन एक ही मेथड से, क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल से कराए, और बढ़िया से बढ़िया, अच्छे से अच्छा सॉल्यूशन आपके सामने लाए। तो देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन की लैंग्वेज से ही क्वेश्चन आसान होगा। एक व्यापारी अपने अंकित मूल्य पर 10% छूट देकर 25% लाभ प्राप्त कर लेता है। देखिए छूट हमेशा अंकित मूल्य पर दी जाती है, और लाभ हमेशा क्रय मूल्य पर, लाभ यानी क्रय मूल्य पर ज्ञात किया जाता है। नेचुरल पॉइंट तो यही है, जो नेचुरल पॉइंट होता है कि छूट हमेशा अंकित मूल्य पर और लाभ या हानि हमेशा क्रय मूल्य पर ज्ञात करते हैं। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 50 रुपए है तो उसका लागत मूल्य ज्ञात करो। वेरी सिंपल तरीका। देखिए इक्वल टू इक्वल, छूट हमेशा अंकित मूल्य पर दी जाती है। अंकित मूल्य है हमारा 50 रुपए, और इसी पर हम 10% की छूट देते हैं, तो 90% में बेचा जाएगा, और बेचने के बाद लाभ हमेशा क्रय मूल्य पर ज्ञात किया जाता, यानी लागत मूल्य, क्रय मूल्य लागत मूल्य पर ज्ञात किया जाएगा। तो 25% का लाभ होता है, तो 100 में जोड़कर लिखेंगे 125%। अब इसको आसानी से हम हल कर सकते हैं।
तो लागत मूल्य ज्ञात हो जाएगा। परसेंट से मैंने परसेंट काटा और 25 दूनी 50 और 25 पंजे 125 और 5 से मैंने इसको 18 बार काटा, क्योंकि 18 पंजे 90 होता है और 18 दूनी 36। तो वस्तु का लागत मूल्य आ गया 36 रुपये और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया। तो देखिए फ्रेंड, बहुत ही आसानी से, बिल्कुल इजी मेथड से मैंने आपको क्वेश्चन का आंसर कराया है। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया 36 रुपये। देखिए ये आ चुका आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा है। आप चाहे जितना डिफिकल्ट कोई भी किसी भी तरह का क्वेश्चन आपके सामने आ जाए, मैं उन सभी क्वेश्चनों को आपके लिए बिल्कुल आसान और इजी बना दूंगा। आप चिंता मत कीजिए, आपका हर क्वेश्चन मैं आपके लिए आसान करूंगा। कोई भी क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं होगा, उसको मैं इजी बनाऊंगा। तो देखिए ए बी से 20% अधिक है, तो 3 बंदे हैं यहाँ पर, ए बी से 20%, बी सी से 25% अधिक है। तीनों आपस में एक दूसरे से कंपेयर करके बता रहे हैं कि मैं उससे इतना अधिक, वो उससे इतना अधिक परसेंट है, तो सी ए से कितने परसेंट कम है। तो तीनों बंदों को मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, आसान और इजी बनाऊंगा। देखो, तो जब 2-3 बंदों की आपस में कंपेयर की जाती है कि मैं उससे इतना परसेंट अधिक, मैं उससे इतना परसेंट अधिक हूँ, तो बहुत ही आसान तरीका होता है उसको पीछे सी वाले बंदे की ओर से सी बी ए की तरफ ने ऐसे लिखते हुए आते हैं, जिससे कि हमारी कैलकुलेशन भी आसान होगी और आसान बनेगा। हर क्वेश्चन आप इस तरह से आसान कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर देख लेता हूँ, मैं पहले इसको नहीं लिखूंगा, पहले इसको लिखूंगा, क्योंकि बी सी से कंपेयर कर रहा है। क्योंकि मैं इधर से चलूंगा, बी सी से 25% अधिक है। अगर सी 100 है तो बी 125 है, तो 100 और 125 का रेशो होता है 25 चौका 100, 25 पंजे 125, ये हो जाता है 5-4 का रेशो। आसान करने के लिए ऐसे देख लीजिए आप, अगर सी 100 है तो बी 125, 25 चौका 100, 25 पंजे, ऐसे लिखा है मैंने, ये ध्यान दीजिए आप। अब इधर लिखेंगे ए बी से 20% अधिक है, इससे 20% अधिक, यानी 5 का 20% होता है। सिंपल सी बात है, 1 अधिक है, आप देख लीजिए 20 अधिक 6/5 लिखेंगे 20% अधिक को, यानी कि 120% ये होता है, 5 से 5 6, ऐसे लिख लेते हैं। तो अब हम कह सकते हैं कि ये बी से 20% अधिक और बी सी से 25% अधिक है। तो हमसे पूछा है सी ए से कितने परसेंट कम है। सी ए से ए 6 है, 6 से ये 2 कम है, तो परसेंट में निकालेंगे, 2 3 6, 1/3 को हम लिख लेते हैं, 33 से 1/3% कम है। तो फ्रेंड यही हमारे क्वेश्चन का आंसर आ चुका है और आता है। तो ये रहा आपके सामने बहुत ही इजी सॉल्यूशन, ऑप्शन ए हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 7, बहुत ही जबरदस्त और खतरनाक क्वेश्चन आपके सामने। एल्कोहल और पानी के 40 लीटर विलियन में 25% एल्कोहल है। देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज से क्वेश्चन हल होगा। 40 लीटर विलियन में 25% एल्कोहल है, यहाँ पर 25%, उसमें एल्कोहल कितने लीटर कम डाला गया होता कि वह 20% होता। देखो पहले 25 था ऐसे कह रहा है, अब कह रहा है उसमें एल्कोहल कितने लीटर कम डाला होता कि 20% होता। तो यहाँ पर अगर 20% होता तो कितना कम डाला गया होता, 25 से 20 करना है तो 5% कम डाला होता। और उसके बराबर इधर हम लिखेंगे इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट के लिए, इधर 20% रह जाएगा। देखो 25 में से 5 कम करेंगे तो 20 रहेगा, 20 के बराबर इधर लिखेंगे 80%, क्योंकि टोटल 100% हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा इक्वल टू इक्वल। अब इसको हम हल करेंगे। देखिए परसेंट से परसेंट काटा, 40 दूनी 80 और 2 से मैंने 5 को काटा 2.5, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है 2.5 लीटर। तो फ्रेंड बहुत ही जबरदस्त और खतरनाक क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए तथा बी का औसत 36 है, तो बी तथा सी का औसत 42 है। तो देखिए दोनों संख्याओं का औसत 42 है, तो योग हो जाएगा बी प्लस सी का योग हो जाएगा 42 दूनी 84। और ए तथा बी का औसत 36 है, तो 36 दूनी 72 हो जाएगा, ए प्लस बी का योग 72 हो जाएगा। अब हमसे पूछा है सी तथा ए के बीच कितना अंतर है, तो अंतर कर लेंगे, यहाँ पर चिन्ह बदल देंगे, माइनस माइनस और माइनस, बी और प्लस बी माइनस बी कट जाएगा,
सी और ए के बीच अंतर आ जाएगा सी माइनस ए, और इसमें से ये घटाएंगे 12 बचेगा, 84 माइनस 72 12, तो सी और ए के बीच का अंतर है 12, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बहुत ही खतरनाक तरीके से आ चुका है। ऑप्शन बी हमारे क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, बहुत ही जबरदस्त और बेस्ट क्वेश्चन आपके सामने, जिसका सॉल्यूशन भी आपके सामने बहुत ही खतरनाक और जबरदस्त किया जाएगा। तो देखिए कैसे होता है इसका सॉल्यूशन। 50 संख्याओं का औसत 30 है। देखिए 30 औसत 30 रखता हूं मैं यहां पर, 50 संख्याओं का औसत 30 है। बाद में पता चला कि दो संख्याएं गलती से 28 और 31 की बजाय 82 और 13 लिख दी गई है, यानी कि ज्यादा लिख दी गई थी। तो हमारा योग कितना है, पहली दो संख्या है 28 और 31 होता है 59, और कितना अधिक लिख दी गई थी, दोनों को जोड़ेंगे 95। तो देखो यहां पर हमारा जब संख्या 59 के बजाय 95 लिख दी गई तो योग भी बढ़ गया, औसत भी बढ़ गया। तो सही औसत हमें निकालना है। तो ये हमारा औसत बढ़ा हुआ आया है, तो हमें सही औसत निकालना, तो इसमें से घटाएंगे। क्या घटाएंगे, अब आप देख लीजिए कितना बड़ा है 95, 95 में से 59 घटाएंगे, जो हमें सही लिखना था 55 9 59, तो 36 योग बढ़ा हुआ है, तो इसके अंदर 36 बढ़ा हुआ है। कितनी संख्याओं पर, 50 संख्याओं पर। 50 से मैं इसको भाग करूंगा, 5 7 35.5 दूनी 10, 10 से भाग करूंगा, एक अंक आगे आ जाएगा 10 से भाग देने पर। तो औसत कितना बढ़ा हुआ है 0.72, तो यहां पर मैं 0.72 घटाऊंगा, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 29.28। 29.28 सही औसत है। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ चुका है कि सही औसत है 29.28, ऑप्शन सी। जबरदस्त, ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए बी सी एक चारागाह किराए पर लेते हैं, 4 बंदे हैं, ये एक किराए पर लेते हैं चारागाह। ए उस पर 7 महीने तक 10 बैल चराता है। देखिए ए 7 महीने तक 10 बैल चराता है, और बी उस पर 5 महीने तक 12 बैल चराता है, और सी उस पर 3 महीने तक 15 बैल चराता है। तो यहाँ पर उनके धन का रेशो आ जाएगा, यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन हल होगा। और सभी ने चरागाह को 175 रुपये पर किराए में लिया हुआ है, तो सी को अपने हिस्सा कितना देना पड़ेगा, सी को। तो देखिए पहले इसको हम छोटा कर लेते हैं, यहाँ पर ये 5 से कट जाएगा, छोटा 5 दूनी 10 और 5 तिये 15। अब यहाँ पर 7 दूनी 14 का रेशो ये बनता है, 12 का रेशो ये बनता है, और 3 3 9 का रेशो ये बनता है। तो यहाँ पर अब इनको इस अनुपात में किराया देना होगा। तो कितना हो गया ये 12 9 21, और 14 होता है 35 होता है ये। अब हमने इक्वल टू इक्वल कर लिया इसको। अब इससे हम इसको डिवाइड करते हैं, 35 पंजे होता है 175, एक रेशो की वैल्यू आ गई 5। हमसे पूछा है सी को अपने हिस्सा कितना देना पड़ेगा। सी का रेशो 9 है, 9 पंजे 45, गुणा करेंगे इसमें 45 रुपये देने पड़ेंगे। तो सी ने दिया अपने हिस्से का धन 45 रुपये। ऑप्शन ए हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया है, जो कि बहुत ही जबरदस्त तरीके से आपके सामने सॉल्यूशन आ चुका। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ही बेस्ट और खतरनाक क्वेश्चन आपके सामने है। 2 साल पहले एक आदमी आयु में अपने पुत्र से 6 गुना बड़ा था। देखो 2 साल पहले एक आदमी आयु में अपने पुत्र से 6 गुना बड़ा था, 6 गुना। 18 वर्षों में का मतलब हो गया 18 वर्ष बाद वह अपने पुत्र की आयु से दुगना आयु वाला हो जाएगा। तो उनकी वर्तमान आयु बताए। तो बहुत ही आसान बिल्कुल सिंपल मेथड से आप कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बार बार बताता हूं, क्वेश्चन की लैंग्वेज से ही क्वेश्चन फिनिश हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो देखिए कैसे हम खत्म करते हैं। देखो उसने कहा 2 साल पहले
अब उनकी वर्तमान आयु हमारी ऑप्शन ए बी सी डी में दी गई है। तो यहां पर 2 साल पहले इनकी आयु कितनी होती है, 2 घटाएंगे 30 और 2 घटाएंगे इसमें से 5, तो देख लेते हैं 6 गुना बड़ा था, तो यहां पर 30 और यहां पर 5 करेंगे तो 5 छंग 30, 6 गुना बड़ा हो जाता है। इससे अगर हम देखें तो 6 गुना बड़ा इससे हो जाता है। ये देख लीजिए, इसमें से 2 साल पहले 2 वर्ष घटाएंगे 30 और 2 घटाएंगे 5, तो 5 छंग 30, 6 गुना बड़ा हो जाता है पिता। लेकिन यहां पर ऐसी कंडीशन नहीं बनती। देख लीजिए आप, 2 घटाएंगे 34 और 2 घटाएंगे 7, 7 छंग 42 बनता है, 6 गुना बड़ा। बट यहाँ 34 है तो ऑप्शन बी नहीं है, ऑप्शन ए हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा। और आप ये भी देख लीजिए, 36 में से 2 घटाएंगे 34 और 2 घटाएंगे 9, 9 6 54 बनता है, लेकिन यहाँ 34 है। तो हम कह सकते हैं कि हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया 32 और 7 वर्ष उनकी वर्तमान आयु है। अब और चेक कर लीजिए, 18 वर्षों में वह अपने पुत्र की आयु से दुगना हो जाएगा। अगर मैं वर्तमान में 18 जोड़ू तो 50 साल का पिता हो जाएगा, और 7 में 18 जोड़ू उसका पुत्र हो जाएगा 25 साल का। तो देखिए 25 दूनी 50, दुगना आ गया। ये 25 कम 25, 25 दूनी 50, 1 का दुगना ये आ गया। तो मतलब हम कह सकते हैं कि पिता और पुत्र की वर्तमान आयु आती है 32 वर्ष और 7 वर्ष। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर आ चुका, 32 वर्ष व 7 वर्ष। बहुत ही आसानी से आप आंसर का पता लगा सकते हैं यदि आप थोड़ा माइंड का यूज करें, टैलेंट का यूज करें। कंपटीशन ही यही होता है, अगर आप माइंड और टेक्निकल तरीके का यूज करेंगे। क्वेश्चन को हल करना या सोल्व करना ज़्यादा जरूरी नहीं होता है, बस क्वेश्चन के आंसर का पता लगाना ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए, कुछ चीज़ों को बहुत अच्छी तरह समझना चाहिए। ए तथा बी की आय का अनुपात और बी तथा सी की आय का अनुपात 3:2 है। यानी कि ए और बी का भी अनुपात 3:2 है, बी और सी का भी अनुपात 3:2 है। तो ये 3 बंदे हैं, ए बी सी। ए और बी की आय का अनुपात 3:2, फिर बी और सी का भी 3:2 आय का अनुपात है। तो यहां पर हम सिंपल फॉर्मेट में इनका रेशो ज्ञात करेंगे जेड पोजीशन से। ऐसे 3 3 9, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4। ए बी सी की आय का अनुपात 9 6 4 है। अब इसमें कहा है कि यदि ए की आय का 1/3, इसका 1/3 अगर करेंगे तो 3 3 9 3 बनता है, और सी की आय का, सी है 1/4 से 4 काटा तो 1 बनता है। ये ए की आय का 1/3 भाग, सी की आय का 1/4 भाग से 1000 रुपये ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 1000 रुपये ज्यादा है। तो यहां सी से ए कितना ज्यादा है? इससे ये 2 ज्यादा है। हो गया इक्वल टू इक्वल। एक रेशो की वैल्यू आ गई 500 रुपये, एक रेशो की, क्योंकि 2 से मैंने इसको डिवाइड किया है तो एक रेशो की वैल्यू 500 रुपये है। तो बी की आय कितनी है? बी की आय का रेशो 6 में गुणा कर देंगे, 5 6 30, 3000 रुपये हो जाती है बी की आय। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है, ऑप्शन ए। जबरदस्त आंसर आपको हर क्वेश्चन का मिलता रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13 बहुत ही जबरदस्त और बेस्ट क्वेश्चन है, और सॉल्यूशन भी इसका बेस्ट ही होगा। बेस्ट सॉल्यूशन आपके सामने देख लीजिए, यदि नहीं है तो कमेंट करके बताइए कि बेस्ट सॉल्यूशन नहीं है। बताइए आप मुझे कमेंट करके। देखो जबरदस्त सॉल्यूशन आपके सामने। 2 दी गई संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ। देखिए एलसीएम उनके एचसीएफ से 6 गुना है, तो ये एलसीएम एचसीएफ से 6 गुना है, 1 से 6 गुना, ये रहा 6 गुना है एलसीएम। अब जैसे कि मैंने आपको बताया है कि एचसीएफ एलसीएम को पूरा डिवाइड कर देता है, 1 चिक्का 6 बार काटा। अब इसके यहां पर 2 फैक्टर कर लेते हैं, 3 दूनी 6, ये 2 फैक्टर हो गए। यदि दोनों में छोटी संख्या 6 है तो यहाँ एक बड़ी संख्या का रेशो है, एक छोटी संख्या का रेशो है। ये तो दोनों में एक बड़ी संख्या 6 है, सॉरी छोटी संख्या 6 है, तो इक्वल टू इक्वल। यहां हमारी रेशो में छोटी संख्या 2 है और यहां इसको संख्या में बताया है 6 है। देखिए ये इसका कितना गुना है? 3 गुना है। तो दूसरी संख्या बतानी, तो इसका 3 गुना कितना होगा? 3 का 3 गुना 9, तो 9 हमारी दूसरी संख्या है। ये रहा हमारे क्वेश्चन का जवाब। फिनिश हो गया क्वेश्चन।
ऑप्शन सी हमारे क्वेश्चन का आंसर। देख लीजिए आप, और यदि आपको अच्छा नहीं लगा है तो कमेंट करके आप लिखिए, बताइए मुझे। इनसे भी ज़्यादा खतरनाक सॉल्यूशन आपको सिखाया जाएगा। जैसे कि ये क्वेश्चन भी देख लीजिए, फिनिश कर दिया जाएगा एक ही सेकंड में। आप देखो 1/9 प्लस 1/6 1/12 1/20 30 42 56 72, इस तरह से हमारे सामने दी गई संख्याओं का योग है। तो यहाँ पर हमें एक खास बात, एक खास टर्म दिखाई दे रहा है क्वेश्चनों की संख्याओं में। देखिए ये तो 1/9 है, ऐसे ही लिखा जाएगा। अब यहाँ पर खास टर्म देख लीजिए, 2 तिये 6 3 चौक 12, यानी कि एक के अंतर वाले फैक्टर चल रहे हैं। 4 पंजे 20 5 अंक 30 6 सत्ते 42 7 8 56 और 8 9 72। देख लीजिए आप, ऐसे ही फैक्टर चल रहे हैं। तो जब इस तरह की संख्या आ जाती है तो बहुत ही आसान हो जाता है। इसके पहले नंबर में से इसका बाद का नंबर घटा देते हैं। 1/9 प्लस पहला नंबर बनता है 1/2 और घटा देते हैं बाद का नंबर 1/9। तो अब इसको हल कर लेते हैं। देखिए 1/9 माइनस का, ये प्लस का है, तो बच गया हमारा कितना 1/2, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर आ चुका। तो देखिए फ्रेंड, बहुत ही जबरदस्त और खतरनाक आंसर आपके सामने, ऑप्शन ए। ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर। फिनिश। क्वेश्चन नंबर 15, बहुत ही जबरदस्त और खतरनाक क्वेश्चन आपके सामने। यह 2 टाइप का क्वेश्चन होता है। फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन ये मैं आपको पढ़ा रहा हूं, सेकंड टाइप भी अभी आपको बताऊंगा। देखो, जब रूट के अंदर एक निश्चित संख्या तक सेम संख्या यानी समान संख्या रिपीटेड होकर आ जाए, ऐसे √7 √7 √7 √7 √7 √7, इस तरह से एक निश्चित क्रम तक आ जाए। जैसे ये कितनी बार आया हुआ है, इसको एक निश्चित क्रम बोलते हैं। 1 2 3 4 5 6 बार तक आया है, तो इसका मतलब n बराबर वैल्यू होती है 6। और जो अंक बार बार रिपीटेशन हो रहा है वह अंक हम क्या करेंगे, उसी अंक को लिख लेंगे यहाँ पर बेस के रूप में। बेस मतलब आधार के रूप में लिखेंगे, और इस पर घात लिखेंगे 2 की घात n-1 और बटे में 2 की घात n, ऐसे हम इसको बनाकर लिखते हैं। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट हो जाता है इस प्रकार के क्वेश्चन को करने का। जो भी अंक यहाँ बार बार रिपीट होता है उसी को बेस बनाकर लिखते हैं, और उसके ऊपर 2 की घात n-1 बटे 2 की घात n लिख लेते हैं। n का मान होता है 6। यहाँ 5 बार भी आ सकता है तो n बराबर 5, 4 बार आ सकता है तो n बराबर 4, 3 बार आ सकता है तो n बराबर 3, और 7 बार आ सकता है तो n बराबर 7 लिख लेते हैं। अब हम इसको यहाँ पर सोल्व करेंगे और हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। देखिए 7 बेस है हमारा, 2 की घात n का मतलब हो गया 2 की घात 6। 2 की घात 6 होता है 64, 64 में से 1 घटाएंगे 63, और 2 की घात फिर यहां पर 6 लिखेंगे, फिर हो गया 64। तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन का आंसर बन गया 7 पर घात 63 बटे 64। ये फ्रैक्शन में आ जाता है घात। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया ऑप्शन सी। बहुत ही आसानी से आप इस तरह के हजारों लाखों क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। देखिए फर्स्ट टाइप आपका ये है। अगर यही मैं सेकंड टाइप दूसरे टर्म में सिखाऊं आपको तो उसका मेथड अलग है, क्योंकि बच्चा इस प्रकार के क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाता है। तो सेकंड टाइप में इसको अलग से बताऊंगा। अगर क्वेश्चन आ जाए इस तरह से 7 रूट में 7 रूट में 7 रूट में 7 और रूट में 7, 1 2 3 4 5 और 6 ऐसे आ जाए, और डेश 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 अनंत तक आ जाए, ऐसे आ जाए, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जब संख्या रिपीटेशन अनंत तक चलती है तो जो अंक बार बार रिपीट होता है वही अंक हमारा क्वेश्चन का आंसर बन जाता है। 7 हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। यहाँ पर √5 √5 5 5 आ जाए अनंत तक तो 5 आ जाएगा आंसर। √2 √2 √2 2 2 आ जाए तो 2 आंसर हो जाएगा। 3 3 आ जाए रूट के अंदर 3 हो जाएगा। सेकंड टाइप ये है और फर्स्ट टाइप ये है। देखो इसमें और इनमें दोनों में अलग अलग डिफरेंस है। ये एक निश्चित संख्या तक है, 5 या 4 तक या 6 तक ऐसे लिखे हुए हैं। इसका कोई निश्चित नहीं है, अनंत तक हम इसको लिख सकते हैं ये ऐसा। तो दोनों में अलग अलग
डिफरेंट है, तो बच्चा इन दोनों में कंफ्यूज हो जाता है। तो इसके लिए मैंने बताया कि निश्चित संख्या होगी 6, 5, 4 बार या 7, 8 बार ऐसे लिखा होगा, तो उसको इस कॉन्सेप्ट से हल करना। और यदि रूट के अंदर रिपीटेड नंबर आ जाए और अनंत तक आ जाए तो वह संख्या ही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। ये हमारा सेकंड स्टाइल है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फ्रेंड। बहुत ही जबरदस्त तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको मिलेगा। एक व्यक्ति 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर एक वर्गाकार पार्क के विकर्ण को 3 मिनट में पार कर लेता है, तो पार्क का क्षेत्रफल बताइए। तो ये देख लीजिए आप, यहां पर हमारा एक वर्गाकार पार्क है जिसकी चारों भुजाएं समान होती है, उसको वर्गाकार बोलते हैं। और ये हमारा विकर्ण है ये, और इस विकर्ण को पार कर लेता है 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 3 मिनट में। तो इस विकर्ण की दूरी आ जाएगी, दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय 3 मिनट। अब इस दूरी को मीटर में ले लेंगे, मिनट के सेकंड बनाएंगे 60 से गुणा, और यहां इस चाल के जो किलोमीटर प्रति घंटा है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, इसके मीटर प्रति सेकंड बनाएंगे 5/18 से हम गुणा करेंगे। तो यहां से हमें इस विकर्ण की दूरी मालूम हो जाएगी। देखिए 6 थी 18 से 18 काटा मैंने, 10 रह गए, यहाँ 10 चौक 40, पंजे 200, तो 200 मीटर हो गया इस विकर्ण की दूरी या लंबाई। तो यह विकर्ण है वर्गाकार जिसकी लंबाई 200 मीटर है। अब इसका क्षेत्रफल पूछा है, बहुत ही आसानी से क्षेत्रफल आ जाएगा 1/2 विकर्ण का वर्ग होता है ये। देखिए विकर्ण का वर्ग, अब इसमें हम हल करेंगे 1/2 वैल्यू पुट करेंगे, विकर्ण 200 का वर्ग हो जाएगा 2 दूनी 4 और 4 जीरो हो जाएंगे 200 का वर्ग। अब इसको हल करेंगे, 2 से 4 को काटा, 2 दूनी 4 2, अब 2 के बाद कितनी जीरो है 1 2 3 4, तो इसको ऐसा लिख लेंगे हम 2 × 10⁴ मीटर स्क्वायर। इस रूम में लिख सकते हैं या इसको 20,000 लिख सकते हैं, लेकिन हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग जवाब देना है क्योंकि इसमें 10 की पावर बना के क्वेश्चन का आंसर पूछा है। तो मैंने भी ऐसे लिखा 2 × 10⁴ 1 2 3 4, तो 2 × 10⁴ हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। यही हमारे पार्क का क्षेत्रफल है। तो देख लेते हैं, ऑप्शन ए हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया है, ऑप्शन ए। देखिए क्वेश्चन नंबर 17, बहुत ही जबरदस्त और खतरनाक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके सामने आप देखने को मिलेगा। देखिए जबरदस्त तरीके से, 2 कारों की गति का अनुपात 10 और 11 के अनुपात में है। गति मतलब चाल का रेशो 10 और 11 के अनुपात में है। पहली कार की चाल का रेशो 10 और दूसरी का 11, ये चाल का रेशो है, लिख सकते हैं अब हम यहाँ पर ऐसे। यदि पहली कार 10 घंटे में 50 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं, इक्वल टू इक्वल, देखिए यहां पर चाल आ जाएगी निकल कर, देखिए चाल बराबर चाल यहां पर आ जाएगी इक्वल, पहली कार की चाल कह रहा है 10 घंटे में 500 किलोमीटर की दूरी, यानी कि 10 से मैं इसको काट दूंगा 50 बार, 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल बनती है। लिख लेंगे यहां पर 50, इसका क्या गुणा है 5 गुणा 10 पंजे 50, तो इसका 5 गुणा कितना होगा 55। तो दूसरी कार की चाल हो गई 55 किलोमीटर प्रति घंटा। पूछा है दूसरी कार की चाल बताए, फिनिश कर दिया सवाल। ऑप्शन बी 55 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए माइंड से, देखिए माइंड से क्वेश्चन। ललिता 6 मीटर प्रति सेकंड चल सकती है, अच्छा क्वेश्चन है ये, अथवा 25 मीटर प्रति सेकंड साइकिल से चल सकते हैं। देखिए यहां तो ये पैदल चल सकती है 6 मीटर प्रति सेकंड, तो लिख लेंगे यहां पर पैदल की चाल 6 मीटर प्रति सेकंड, और साइकिल द्वारा चाल हो गई उसकी कितनी 25 मीटर प्रति सेकंड। बहुत ही आसानी से हो जाएगा। यातायात के दोनों माध्यम के प्रयोग करते हुए से 650 मीटर की दूरी तय करने में 45 सेकंड का समय लगता है। देखो दोनों माध्यम से उसको 45 सेकंड का समय लगता है, टोटल 650 मीटर की दूरी तय करने में। ललिता ने कितने समय तक साइकिल चलाई, टाइम पूछा है तो बहुत ही आसान, साइकिल से पूछा है कितने समय में चलाई, तो मुझे पैदल से निकालना है सवाल को। जब एक से पूछे तो दूसरे से क्वेश्चन हल कर लिया जाता है। 6 मीटर प्रति सेकंड की चाल से वह अगर 45 सेकंड तक चलता है, 45 की गुणा करेंगे कितने मीटर चलेगा वह, यानी कितनी दूरी तय कर लेगा। तो 6 पंजे 30, 6 चौक 24 और 3 27, 270 मीटर। क्वेश्चन में कहा गया है कि 650 मीटर की दूरी तय की गई है, दोनों का अंतर करेंगे 650 और 270,
दोनों का अंतर आ गया 0, 15 7 गए 8, 5 में से 2 गए 3। दोनों का अंतर 380 मीटर की दूरी है। और हमारे दोनों के समय का अंतर कितना है? 25 और 6 का अंतर हो गया 19। अब 19 से मैं इसको काटूंगा, 19 दूनी 38, 20 सेकंड। तो पैदल से तो चली थी वह कितने? 45 में से 20 सेकंड तो साइकिल द्वारा चली और 25 सेकंड चली वह पैदल। तो मैं दोनों क्वेश्चनों का आंसर बता सकता हूं। जो कि बताया है, साइकिल द्वारा उसने 20 सेकंड तक चली और पैदल चलेगी वो 25 सेकंड तक। टोटल दोनों का 45 सेकंड हो गया। तो इसने पूछा है साइकिल द्वारा चलने में उसने कितना समय लिया? 20 सेकंड का समय लिया। ऑप्शन बी हमारे क्वेश्चन का आंसर। देखिए 19 दूनी 38, ये 0, 20 सेकंड आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 बहुत ही जबरदस्त और खतरनाक क्वेश्चन। यदि आपने इसको नहीं देखा तो बहुत बड़ी भूल करोगे। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। देखिए 60 व्यक्ति किसी दीवार को बनाने में 36 दिन लगाते हैं। काम का छठा हिस्सा पूरा होने पर, तो देखिए 36 दिन में पूरी दीवार बना देते हैं, बट काम का छठा हिस्सा पूरा होने पर 1/4 श्रमिक काम छोड़कर चले जाते हैं। काम को पूरा करने में कुल मिलाकर कितने दिन का समय लगा? बहुत ही जबरदस्त तरीके से देखिए, अगर पूरा काम एक है, अगर पूरा काम 36 दिन में किया जाता है तो काम का छठा हिस्सा, यहां पर काम लिखेंगे, इसका छठा हिस्सा 1/6 जगह पर कितने दिनों में हो सकता है, ये देखेंगे। तो छठे हिस्से को करने में उन्हें कितना दिन लगेगा, पहले ये ज्ञात करेंगे। 1 से 1 काटा, 6 चंग 36, 6 दिन लगेगा। तो यानी कि छठा हिस्सा उन्होंने कर लिया 6 दिनों में। अब यहां पर हम एंट्री लिख देंगे इसकी। देखिए 60 व्यक्ति किसी कार्य को 36 दिन में करते हैं। तो अब आप इसको सिंपल तरीके से देखिए, 60 व्यक्ति 6 दिनों तक करेंगे। देखिए 6 दिनों तक कितना काम करते हैं? छठा हिस्सा करते हैं, 1/6 भाग करते हैं। तो बचा हुआ काम 6 में से 1 घटाएंगे, 5/6। बचा हुआ काम कितने व्यक्ति करेंगे? जबकि 1/4 श्रमिक काम छोड़कर चले गए। 60 का 1/4 होता है 15। देख लीजिए 60 का 1/4 हो गया 15। 15 श्रमिक काम छोड़कर चले गए तो 45 श्रमिक रह जाते हैं। इस शेष काम को कितने दिन और लगेंगे करने में? तो देखिए पहले हम इसको कटिंग करते हैं। 6 से मैंने 6 काटा, 5 9 45, 3 9 3 दूनी 6 और 3 से काटा 20 बार, 20 दूनी 40 दिन लगेंगे। तो देखिए बाद का 40 दिन में काम हुआ है और उससे पहले 6 दिन और काम हुआ था। तो पूरा काम करने में कुल कितने दिन लगेंगे? 6 दिन पहले के जोड़ेंगे जो यहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो टोटल काम करने में उसे 40 दिन लगेंगे। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया है। बहुत ही आसानी से और खतरनाक क्वेश्चन था ये, जो कि आसान सॉल्यूशन मैंने आपके सामने दिया है। ऑप्शन ए 40 दिन टोटल कार्य को करने में लगेगा। नया क्वेश्चन नंबर 20, और ये इस वीडियो का खतरनाक क्वेश्चन और बिल्कुल आसान तरीके से लास्ट क्वेश्चन है ये। एक नाव धारा की दिशा में 8 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में तय करती है, यानी कि 8 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में, तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल धारा की दिशा में होगी। अब धारा के विपरीत 2 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में, अब धारा के विपरीत 2 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में, यानी कि 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल हो गई। अब हमें दोनों चाल मालूम हो गई, धारा की दिशा में, धारा के विपरीत। तो धारा का वेग या धारा की गति पूछी है, तो धारा का वेग या धारा की गति होती है दोनों चालों का अंतर बटे 2 कर लेते हैं। दोनों चालों का अंतर बटे 2, अंतर कितना हो गया? 8 में से 2 घटाएंगे, 6/2, 2 3 6, 3 किलोमीटर प्रति घंटा धारा की गति है, यानी धारा की चाल जो है 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। ऑप्शन सी हमारे क्वेश्चन का आंसर है, खतरनाक। तो फ्रेंड्स, यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हमें कोई भी डाउट हो आप कमेंट करके पूछें, हम आपके हर डाउट को क्लियर करेंगे। थैंक यू, वेलकम, धन्यवाद।